नमस्ते बच्चों। आज हम कक्षा 10वीं हिंदी लोक भारती का पांचवा पाठ देखेंगे। गोवा जैसा मैंने देखा। विनय शर्मा जी ने लिखा है ये पाठ। ये एक यात्रा निबंध है। उसमें उन्होंने जो गोवा की यात्रा की थी उसके बारे में कवि ने इसमें बताया है। उन्होंने वहाँ पे क्या क्या देखा, वहाँ की रहन सहन, संस्कृति, ये सब बातें इसमें आई है। उनका परिचय हम विनय शर्मा जी का परिचय पहले देखेंगे। जन्म 1973 उज्जैन मध्य प्रदेश में हुआ। विनय शर्मा का अधिकांश लेखन उनके अनुभवों पर आधारित रहा है। उनके जितने भी अनुभव उन्होंने लिए हैं उस पर ही उन्होंने उनका लेखन किया है। आपकी रचनाएं पत्र पत्रिकाओं में नियमित छपती रहती है। यात्रा वृत्तांत आपकी पसंदीदा विधा है। यात्रा का वृत्तांत आपकी पसंदीदा विधा है, आपको बहुत पसंद है उस पर लिखना। साथ ही आपने व्यंग और ललित निबंध भी लिखे हैं। उनकी प्रमुख कृतियां देखेंगे। आनंद का उद्गम, अमरकंटक, ये ललित निबंध है। चित्र की परीक्षा, ये व्यंग है। अमरनाथ यात्रा, प्रकृति के बीच, कोयम्बतूर में कुछ दिन, ये यात्रा वृत्तांत है। आदि उनकी प्रमुख कृतियां है। मैंने आपको बताया है कि ये एक यात्रा वर्णन है, यात्रा निबंध है। तो प्रस्तुत यात्रा वर्णन के माध्यम से लेखक ने गोवा के सुंदर समुद्री किनारों, वहाँ की जीवन शैली, त्योहार आदि का बड़ा ही मनोरम वर्णन किया है। बहुत ही सुंदर ऐसा वर्णन उन्होंने किया है। भारत के पश्चिमी तट पर जो बसा हुआ है गोवा, यह प्राकृतिक सौंदर्य से बहुत ही परिपूर्ण ऐसा है। तो प्राकृतिक सुंदरता, वहाँ के लोगों की जीवन शैली, त्योहारों तथा समुद्र तटों का मनोरम मनोहारी चित्रण इसमें किया गया है। यहाँ के समुद्र तट पर्यटकों के आकर्षण के केंद्र बिंदु है। हमेशा बहुत सारे पर्यटक वहाँ पे जाते हैं, वहाँ के समुद्री तट जो है वहाँ वो देखने के लिए। पश्चिमी फैशन के साथ अपने आप को ढालते हुए भी गोवा अपनी भारतीय परंपरा और सभ्यता को नहीं भूला है। तो यही बातें इसमें लेखक ने बताई है। तो हम अभी पाठ देखेंगे। गोवा, यह नाम सुनते ही सभी का मन तरंगायित हो उठता है, और हो भी क्यों न। यहाँ की प्रकृति, आबोहवा और जीवन शैली का आकर्षण ही ऐसा है कि पर्यटक खुद ब खुद यहाँ खींचे चले आते हैं। मन तरंगायित होना मतलब मन उमंग से भरना। तो यहाँ पे कवि क्या कहते हैं कि गोवा का नाम सुनते ही हमारा मन कैसा हो जाता है, तरंगायित हो जाता है, मन उमंग से भर जाता है। क्यों? क्योंकि यहाँ की जो प्रकृति है, आबोहवा है, जीवन शैली है, वो हमें आकर्षित करता है। हमेशा आकर्षण, उसका आकर्षण का वो केंद्र बिंदु है, और पर्यटक वहाँ पे खुद ब खुद खींचे चले आते हैं। देश के एक कोने में स्थित होने के बावजूद यह छोटा सा राज्य प्रत्येक पर्यटक के दिल की धड़कन है। एक छोटा सा राज्य है देखो गोवा, और फिर भी पर्यटकों के दिल की धड़कन कहा जाता है। यही कारण है कि मैं भी अपने परिवार के साथ इंदौर से गोवा जा पहुंचा, और इसी कारण से मैं भी अपने परिवार के साथ इंदौर से गोवा जा पहुंचा। खंडवा से मेरे साधु साहब भी सपरिवार हमारे साथ शामिल हो गए, और खंडवा से मेरे जो साधु साहब थे वो भी सपरिवार, परिवार के साथ में हमारे साथ शामिल हो गए। मतलब हम सब मिलकर ही वहाँ पे गोवा जाने वाले थे। 23 नवंबर को जब गोवा एक्सप्रेस मडगांव रुकी तो सुबह का उजास हो गया था। उजास मतलब उजाला। मडगांव जब रुकी गोवा एक्सप्रेस, तब सुबह का उजाला हो गया था। एक टैक्सी के हॉर्न ने मेरा ध्यान उनकी ओर खींचा, और हम फटाफट उसमें बैठ गए। वहाँ पे हमें एक टैक्सी मिली, उसमें हम फटाफट जल्दी बैठ गए। टैक्सी एक पतली सी सड़क पर दौड़ पड़ी। शीतल हवा के झोंकों से मन प्रसन्न हो गया। वहाँ की शीतल हवा, ठंडी हवा के झोंकों से मन प्रसन्न हो गया, और यात्रा की सारी थकान मिट गई। और यात्रा की जितने जो भी थकान थी वो सब वो ठंडी हवा से, शीतल हवा से मिट गई। मैं सोचने लगा कि पर्यटन का भी अपना ही आनंद है।
और सच में पर्यटन का अपना ही आनंद होता है। जब हम पर्यटन करते हैं तभी हम वो महसूस कर सकते हैं। जब हम जीवन की कई सारी समस्याओं से जूझ रहे हो तो उनसे निजात पाने के लिए, निजात मतलब उससे मुक्ति पाने के लिए पाने का सबसे अच्छा तरीका है पर्यटन। और हमारे जीवन में बहुत सारी समस्याएं अगर अभी खड़ी हो गई तो उससे हमें मुक्ति पानी है, निजात पानी है, तो उसका सबसे अच्छा तरीका क्या है? पर्यटन करना, घूमना। बदले हुए वातावरण के कारण मन तरोताज़ा हो जाता है तथा शरीर को कुछ समय के लिए विश्राम मिल जाता है। और जो भी वातावरण बदल जाता है वहाँ पे जाके, तो मन हमारा कैसा हो जाता है? तरोताज़ा हो जाता है और हमारे शरीर को भी कुछ समय के लिए विश्राम मिलता है, आराम मिलता है। इसीलिए पर्यटन करना अच्छी बात है और नई नई जगह पर प्रकृति के सानिध्य में हमें ज़्यादा से ज़्यादा जाना चाहिए। उससे हमारा मन हल्का हो जाता है और शरीर को भी विश्राम मिलता है। कुछ देर बाद हमारी टैक्सी मडगांव के 5 किलोमीटर दूर दक्षिण में स्थित कस्बा बेनालियम के एक रिसोर्ट में आकर रुक गई। वहाँ पे एक बेनालियम में एक रिसोर्ट था, तो वहाँ पे हमारी टैक्सी आ गई। यह रिसोर्ट हमने पहले से बुक कर लिया था, पहले से ही हमने वो रिसोर्ट बुक कर लिया था। इसलिए औपचारिक औपचारिकता पूरी करना, खाना पूर्ति करना मतलब औपचारिकता करना, मतलब यहाँ पे कवि लेखक कहते हैं कि इसीलिए औपचारिक खाना पूर्ति कर हम आराम करने के इरादे से अपने अपने सूट में चले गए। इससे पहले कि हम कमरों से बाहर निकले, मैं आपको गोवा की कुछ खास बातें बता दूँ। इससे पहले कि हम हमारे कमरों से बाहर निकले, मैं गोवा की कुछ खास बातें आपको बताना चाहता हूँ। दरअसल गोवा राज्य 2 भागों में बटा हुआ है। अभी लेखक हमें क्या जानकारी दे रहे हैं वो गोवा राज्य के बारे में। तो गोवा 2 राज्यों में बटा हुआ है, दक्षिण गोवा जिला तथा उत्तर गोवा जिला। कौन से 2 भागों में? दक्षिण गोवा जिला तथा उत्तर गोवा जिला। उनकी राजधानी पणजी मांडवी नदी के किनारे स्थित है। गोवा की राजधानी है पणजी। कहाँ पर स्थित है वो? मांडवी नदी के किनारे। नदी का नाम है मांडवी और वो मांडवी नदी के किनारे यह पणजी राजधानी गोवा की स्थित है। यह नदी काफ़ी बड़ी है तथा वर्ष भर पानी से भरी रहती है। और यह जो मांडवी नदी है बहुत ही बड़ी है और वर्ष भर, पूरे साल भर उसमें पानी बहता रहता है। फिर भी समुद्री इलाका होने के कारण यहाँ मौसम में प्रायः उमस तथा हवा में नमी बनी रहती है। और फिर भी समुद्री इलाका होने के कारण यहाँ पे प्रायः उमस तथा हवा में नमी बनी रहती है। उमस मतलब गर्मी। समुद्री किनारा होने के कारण यहाँ पे उमस रहती है। शरीर चिपचिपाता रहता है लेकिन मुंबई जितना नहीं। मुंबई में जितना चिपचिपाता है हमारा शरीर उतना गोवा में नहीं होता है, क्योंकि यहाँ का क्षेत्र हरितिमा से भरपूर है। फिर भी धूप तो तीखी ही होती है। बहुत ही हरितिमा से यहाँ का क्षेत्र भरा हुआ है, मतलब हरियाली से, इसलिए इतनी उमस नहीं रहती वहाँ पे, लेकिन फिर भी धूप तीखी होती है, ऐसा लेखक कहते हैं। मतलब अभी गोवा के बारे में जानकारी वो बता रहे हैं। तो यो तो गोवा अपने खूबसूरत सफ़ेद रेतीले तटों, महंगे होटलों तथा खास जीवन शैली के लिए जाना जाता है, लेकिन इन सब के बावजूद यह अपने में एक सांस्कृतिक विरासत भी समेटे हुए है। यूँ तो गोवा किसके लिए जाना जाता है कि रेतीले तट, महंगे होटल और उसकी वहाँ की खास जीवन शैली, लेकिन इन सब के बावजूद यह अपने में एक सांस्कृतिक विरासत भी समेटे हुआ है। एक संस्कृति भी वहाँ पे हमें नज़र आती है। यहाँ भी शाम बड़ी अच्छी होती है, तो चलो, यहाँ की शाम बहुत ही अच्छी होती है, तो चलो इस शाम का आनंद लेने के लिए बेनालियम बीच की ओर चले। और यहाँ पे लेखक क्या कहते हैं कि चलो अभी हम बेनालियम बीच पर चलते हैं। आप भी चले, क्योंकि बहुत ही खूबसूरत तथा शांत जगह है बेनालियम। यह बीच बहुत ही खूबसूरत है और बहुत ही शांति वहाँ पे होती है, शांत जगह है वो। दिन भर की थकान तथा उमस भरी गर्मी के बाद शाम को बीच पर जाना बड़ा अच्छा लग रहा था।
रिसोर्ट से बीच की दूरी कोई 1 किलोमीटर ही थी, लेकिन जल्दी जल्दी चलने के बाद भी यह दूरी तय हो ही नहीं पा रही थी। 1 ही किलोमीटर था उनके रिसोर्ट से वो बेनालियम बीच, फिर भी उसे देखने का उत्साह इतना था और इतने जल्दी वो चल रहे थे, वो दूरी तय ही नहीं हो पा रही थी, ऐसा लेखक कहते हैं। अरब सागर देखने का उत्साह बढ़ता ही जा रहा था और अरबी सागर देखने का उत्साह हमारा है वो बढ़ता ही जा रहा था। तभी अचानक लहरों की आवाज़ सुनाई दी जो किसी रणभेदी की तरह थी, और उसी में हमें किसकी आवाज़, लहरों की आवाज़ सुनाई दी जो किसी रणभेदी की तरह थी। हम सभी दौड़ पड़े और हम सभी वहाँ पे दौड़ पड़े। सड़क पीछे छूट गई थी, इसलिए रेत पर तेजी से दौड़ना मुश्किल हो रहा था। अभी सड़क पीछे छूट गई थी और रेत पर तेजी से नहीं हम दौड़ सकते थे। फिर भी धंसे हुए पैरों को पूरी ताकत से उठा उठा कर भाग रहे थे। फिर भी हमारे पैर उस रेत में धंस रहे थे, लेकिन फिर भी वो पैरों को पूरी ताकत से उठा उठा कर हम भाग रहे थे, क्योंकि हमें वो अरब सागर देखना था। इसलिए खूबसूरत समुंदर देखते ही मैं उससे जाकर लिपट गया। और खूबसूरत समुंदर बहुत ही खूबसूरत था, उसे देखती ही मैं उसे जाकर लिपट गया। इधर बच्चे रेत का घर बनाने में जुट गए। लहरें उनका घर गिरा देती तो वे दूसरी लहर आने के पहले फिर नया घर बनाने में जुट जाते। यही क्रम चलता रहा। बच्चे क्या करते, रेत का घर बनाते और लहरें वो घर गिरा देती, फिर दूसरी लहर आने से पहले वो फिर से रेत का घर बनाते थे। यही क्रम उनका चलता रहा। मैंने इन बच्चों से सीखा कि जीवन में आशावाद तो हो तो कोई काम असंभव नहीं है। और यहाँ पे लेखक ने क्या सीखा कि जीवन में आशावादी हमेशा होना चाहिए, निराश कभी नहीं होना चाहिए। शाम गहराने पर हम किनारे पर बैठ गए। शाम गहरी हो गई तो हम किनारे पर बैठ गए, मानो हर लहर कह रही हो कि बनने के बाद मिटना ही नियति है। यही जीवन का सत्य भी है ना। और बनना मिटना, फिर से बनना फिर से मिटना, यही जीवन का नियम है और यही जीवन का सत्य भी है कि नहीं। यही नियति है, ऐसा लेखक कहते हैं। हमारा जीवन हमें मिला है, लेकिन वो एक दिन मिटने वाला है, फिर से मिलेगा, फिर से मिट जाएगा। तो ये जीवन का नियम ही है, जीवन का सत्य है, ऐसा यहाँ पे लेखक कहते हैं। यहाँ एक मज़ेदार दृश्य भी देखने को मिला। लहरों की आवाज़ के बीच पक्षियों की टी 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 की आवाज़ भी आपका ध्यान अपनी ओर खींच लेती है। वहाँ पे हमें पक्षी भी दिखे, उनकी आवाज़ सुनाई दे रही थी। दरअसल ये पक्षी लहरों के साथ बहकर आई मछलियों का शिकार करने के लिए किनारे पर ही मंडराते रहते हैं। ये पक्षी वहाँ पे क्यों आते हैं? सागर की लहरों के साथ जो मछली आती है उन्हें पकड़ने के लिए। लेकिन जब तेज हवा के कारण एक ही दिशा में सीधे नहीं उड़ पाते हैं तो सुस्ताने के लिए किनारे पर बैठ जाते हैं। और कभी कभी तेज हवा के कारण वो नहीं उड़ पाते तो किनारे पर ही बैठ जाते हैं। यहाँ बैठे कुत्तों को इसी बात का इंतजार रहता है। और देखो ये पक्षी क्यों आते हैं? मछलियाँ खाने के लिए। और अगर वो नहीं उड़ सकते तेज हवा के कारण तो किनारे पर बैठ जाते हैं, लेकिन वहाँ के कुत्ते इसी बात का इंतजार करते हैं। मौका मिलते ही वे इन पर झपट पड़ते हैं, लेकिन बेचारे कुत्तों को सफलता कम ही मिल पाती है। वो वहाँ पे बैठे दिखे तो कुत्ते उन पर झपट पड़ते हैं, लेकिन उनको सफलता कभी कभार मिलती है, ऐसा लेखक कहते हैं। पक्षियों का बैठना, कुत्तों का दौड़ना और पक्षियों का टीटी कर उड़ जाना, यह दृश्य सैलानियों का अच्छा मनोरंजन करता है। बहुत ही मनोरंजन भरा दृश्य है वो। कौन सा दृश्य? वहाँ पे पक्षी बैठते हैं, फिर कुत्ते दौड़ते हैं और दौड़ने के बाद पक्षी टी कर आवाज़ कर उड़ जाते हैं। तो ये दृश्य बहुत ही मनोरंजक है, ऐसा लेखक कहते हैं। इधर जैसे ही सूर्य देवता ने विदा ली, वैसे ही चंद्रमा की चांदनी में नहाकर समुद्र का नया ही चेहरा नजर आने लगा। देखो जब शाम ढल गई और अभी रात हो गई तो चांद की रोशनी से समुद्र एक नया ही उसका नज़ारा दिख रहा था, नया ही चेहरा समुद्र का दिख रहा था। मतलब समुद्र अभी अलग दिखने लगा था, ऐसा लेखक कहते हैं। अब समुद्र स्याह और भयावह दिखने लगा
और अभी बहुत ही डरावना ऐसा समुद्र हमें दिखने लगा, ऐसा लेखक यहाँ पे कहते हैं। चांद की रोशनी में भयावह समुद्र दिखने लगा। अगले दिन हमने बस से गोवा घूमने की योजना बनाई, और फिर अगले दिन हमने बस से गोवा घूमने की योजना बनाई। वैसे घूमने फिरने के लिए यहाँ बाइक आदि किराए पर मिल जाती है और उन पर ही घूमने का मज़ा भी आता है, लेकिन बच्चों के कारण हमने बस में जाना मुनासिब समझा। वहाँ पे अगर हम कोई दो ही व्यक्ति है तो वो वहाँ पे बाइक भी ले सकते हैं किराए पर, और उस बाइक पर वो घूमना उसका अलग ही आनंद है, अलग ही मज़ा आता है। लेकिन अभी लेखक गए थे, पूरे परिवार के साथ गए थे, उनके साथ बच्चे भी थे, तो इसीलिए उन्होंने बस से जाना ही मुनासिब समझा। यहाँ सी फूड की अधिकता होने के कारण शाकाहारी पर्यटकों को सुस्वादु भोजन की समस्या से भी दो चार होना पड़ता है। देखो यहाँ पे समुंदर है तो इसीलिए सी फूड वहाँ पे बहुत ज़्यादा मिलता है। समुद्र से मिलने वाला खाना तो वो शाकाहारी नहीं होता, तो जो भी शाकाहारी वहाँ पे पर्यटक जाते हैं उनको सुस्वादु भोजन मतलब स्वादिष्ट भोजन नहीं मिलता वहाँ पे। उसके लिए उनको बहुत जूझना पड़ता है, दो चार होना मतलब जूझना। तो अच्छा भोजन शाकाहारी लोगों के लिए वहाँ पे मिलना थोड़ा सा मुश्किल है, ऐसा लेखक कहते हैं। काफ़ी भटकने के बाद अच्छा भोजन मिल गया तो समझो किस्मत और जेब तो ढीली हो ही गई। अगर बहुत ढूंढने के बाद भी, घूमने के बाद अगर अच्छा भोजन मिल गया तो आपकी किस्मत और जेब तो ढीली हो ही गई, मतलब थोड़ा सा महंगा वहाँ पे मिलता है वो, ऐसा लेखक कहते हैं। यह समस्या हमें पहले से पता थी और ये समस्या होने वाली है, ये हमें पहले से पता था, इसलिए हम अपने रिसोर्ट के स्यूट्स में उपलब्ध किचन में ही भोजन करते थे, और रिसोर्ट में जो भोजन मिलता था वहीं पे हम भोजन करते थे। ये समस्या हमें पता थी कि बाहर हमें शाकाहारी अच्छा भोजन नहीं मिलेगा। सबसे पहले हम अंजुना बीच पहुँचे, और दूसरे दिन सबसे पहले हम कहाँ पहुँचे? अंजुना बीच। गोवा में छोटे छोटे करीब 40 बीच है, लेकिन प्रमुख 7 या 8 ही है। देखो छोटे या बड़े यहाँ पे करीब 40 बीच है, लेकिन प्रमुख 7 या 8 ही है। महत्वपूर्ण 7-8 ही बीच है यहाँ के देखने लायक। अंजुना बीच नीले पानी वाला, पथरीला, बहुत ही खूबसूरत है। और पहले लेखक और उनका परिवार अंजुना बीच देखने के लिए गए। वो कैसा था? नीले पानी वाला और पथरीला और बहुत ही खूबसूरत। वहाँ पे बहुत सारे पत्थर थे और बहुत ही खूबसूरत बीच है ये अंजुना बीच। इसके एक और लंबी सी पहाड़ी है, एक और उसके लंबी सी पहाड़ी है जहाँ से बीच का मनोरम दृश्य देखा जा सकता है। बहुत ही सुंदर ऐसा दृश्य उस पहाड़ी से देखा जा सकता है। समुद्र तक जाने के लिए थोड़ा नीचे उतरना पड़ता है। नीला पानी काले पत्थरों पर पछाड़ खाता रहता है। पानी ने काट काट कर इन पत्थरों में कई छेद कर दिए हैं, और वो हमेशा पानी वो पत्थरों पर आके टकराता है, तो इसकी वजह से क्या होता है, क्या हो रहा है कि पानी ने काट काट कर इन पत्थरों के में कई छेद कर दिए हैं, जिससे ये पत्थर कमज़ोर भी हो गए हैं। वो पानी के टकराव के कारण उसमें बहुत सारे वो पत्थरों में छेद हो गए हैं, उसकी वजह से वो कमज़ोर भी हो गए हैं। साथ ही समुद्र के काफ़ी पीछे हट जाने से कई पत्थरों के बीच में पानी भर गया है, और साथ ही में समुद्र काफ़ी पीछे हट गया है। इसकी वजह से क्या हो रहा है कि पत्थरों के बीच में पानी भर गया है। इससे यहाँ काई ने अपना घर बना लिया है, और वो पत्थरों के बीच में पानी वहाँ पे जम जाता है, तो इसलिए यहाँ पे लेखक कहते हैं कि काई यहाँ पे बन गई है और काई ने अपना घर वहाँ पे बना लिया है। फिसलने का डर हमेशा लगा रहता है, लेकिन संघर्षों में ही जीवन है। देखो यहाँ पे भी कवि लेखक क्या कहते हैं कि फिसलने का हमेशा वहाँ पे डर रहता है पत्थरों पर से, लेकिन संघर्षों में ही जीवन है, और संघर्ष ही जीवन है, ऐसा लेखक कहते हैं। इसलिए यहाँ घूमने का भी अपना अलग आनंद है, और इसीलिए यहाँ पे घूमने का अपना अलग ही आनंद मिलता है। यहाँ युवाओं का दल तो अपनी मस्ती में डूबा रहता है। बहुत सारे युवा
बच्चे यहाँ पे आते हैं, लेकिन परिवार के साथ आए पर्यटकों का ध्यान अपने बच्चों को खतरों से सावधान रहने के दिशा निर्देश देने में ही लगा रहता है। लेकिन लेखक क्या कहते हैं कि परिवार के साथ जो पर्यटक आए हैं उनको हमेशा अपने बच्चों की ओर ध्यान देना पड़ता है, क्योंकि वहाँ पे बहुत सारे बड़े बड़े पत्थर है, फिसलन हो गई है, वहाँ पे काई बन गई है, पत्थरों के बीच में पानी वहाँ पे जमा होके, तो इसलिए बच्चों की तरफ बहुत ध्यान देना पड़ता है। मैंने देखा कि समुद्र किनारा होते हुए भी बेनालियम बीच तथा अंजुना बीच का अपना अपना सौंदर्य है। लेखक ने क्या देखा है कि समुद्र के किनारा होते हुए भी बेनालियम और अंजुना बीच बहुत ही अलग है, उनका सौंदर्य अलग अलग प्रतीत होता है। बेनालियम बीच रेतीला तथा उथला है। अभी यहाँ पे उन्होंने अंतर बताया है दोनों में, अंजुना बीच और बेनालियम बीच। तो अंजुना बीच रेतीला है और उथला है। यह मछुआरों की पहली पसंद है। यहाँ सुबह सुबह बड़ी मात्रा में मछलियाँ पकड़ी जाती है। मछुआरों की बेनालियम बीच ये पहली पसंद है, क्योंकि वो उथला है और रेतीला है, और वहाँ पे सुबह सुबह बड़ी मात्रा में मछलियाँ पकड़ी जाती है। लेकिन मज़े की बात यह है कि इतनी सारी मछलियाँ स्थानीय बाज़ारों में ही बेची जाती है, और इतनी सारी मछलियाँ वो पकड़ते हैं लेकिन वहाँ पे स्थानीय बाज़ारों में ही वो बेची जाती है। इनका निर्यात बिल्कुल भी नहीं होता है, उनका निर्यात बिल्कुल नहीं होता, वही के बाज़ारों में वो बेची जाती है। इसके विपरीत अंजुना बीच गहरा और नीले पानी वाला है। देखो अभी बेनालियम बीच कैसा था, उथला था, और इसके विपरीत अंजुना बीच कैसा है, गहरा है और नीले पानी वाला है। यह बॉलीवुड की पहली पसंद है। फिल्में बनाते हैं बॉलीवुड में, तो उनकी वो पहली पसंद है। यहाँ कई हिट फिल्मों की शूटिंग हुई है, और यहाँ पे कई हिट फिल्मों की, बहुत बड़े बड़े फिल्मों की यहाँ पे शूटिंग हुई है। दोनों बीच व्यावसायिक है। दोनों बीच कैसे है, व्यावसायिक है। व्यावसायिक मतलब वहाँ से पैसे कैसे कमाए जाते हैं, जैसे कि बेनालियम बीच पर मछलियाँ पकड़ी जाती है ना, मछुआरे मछलियाँ पकड़ते हैं और उसे बेचते हैं, फिर उनको पैसे मिलते हैं। वैसे ही यहाँ पे बॉलीवुड की जो जितनी भी हिट फिल्में हैं उसकी शूटिंग होती है, और उनके माध्यम से, फिल्मों के माध्यम से भी लोगों को पैसा मिलता है। इसलिए लेखक कहते हैं कि दोनों बीच व्यावसायिक है, पर मूल अंतर व्यवसाय की प्रकृति का है। इसके बाद हम लोग दिन भर पणजी शहर देखते रहे, और फिर अंजुना बीच देखने के बाद हम दिन भर पणजी शहर देखते रहे। घूम फिर कर शाम को हम कलिंगुड बीच पर पहुँचे। अभी आगे का बीच कौन सा है, शाम को वो कहाँ पहुँचे, कलिंगुड बीच। यह काफ़ी रेतीला तथा गोवा का सबसे लंबा बीच है। सबसे लंबा और रेतीला, इसकी विशेषता क्या है, ये रेतीला है और गोवा का सबसे लंबा बीच है। 3 से 4 किलोमीटर तक फैला हुआ है। कितना बड़ा है, 3 से 4 किलोमीटर तक ये बीच फैला हुआ है। यहाँ पर्यटक बड़ी संख्या में आते हैं। यही कारण है कि यह स्थानीय लोगों के व्यवसाय का केंद्र भी है। यहाँ पे लोग, ये कलिंगुड बीच पर बहुत ज़्यादा पर्यटक आते हैं, इसीलिए स्थानीय लोगों का व्यवसाय का केंद्र है। वहाँ के जो रहने वाले लोग हैं वो वहाँ पे छोटे छोटा व्यवसाय करते हैं, मतलब कुछ भी बेचना वहाँ पे, खाने पीने की वस्तुएं। यहाँ कई प्रकार के वाटर स्पोर्ट्स होते हैं, जिनमें कुछ तो हैरत अंगेज है, जिन्हें देखने में ही आनंद आता है। वाटर स्पोर्ट्स है वहाँ पे देखो, और कुछ तो बहुत हैरत अंगेज है जिसे देखने में ही आनंद आता है। आप भी अपनी रुचि के अनुसार हाथ आजमा सकते हैं, और आपको अब अगर रुचि है तो आप भी वो स्पोर्ट्स आप आजमा सकते हैं, ऐसा लेखक कहते हैं। मैंने कई खेलों में हिस्सा लिया, लेकिन सबसे अधिक रोमांच पैराग्लाइडिंग में ही आया। कई खेलों में लेखक ने हिस्सा लिया, लेकिन उनको सबसे अच्छा रोमांच किसमें लगा, पैराग्लाइडिंग, उसमें लगा। काफ़ी ऊंचाई से अथाह जलराशि को देखना जितना विस्मयकारी है उतना ही भयावह भी है। ऊपर से समुद्र देखा जाता है पैराग्लाइडिंग में, तो ऊपर से अगर हमने समुद्र को देखा, तो सागर को देखा, तो जितना विस्मयकारी वो लगता है उतना ही भयावह भी लगता है, डर भी लगता है उस समुद्र से। दूर दूर तक पानी ही पानी, तेज हवा और रस्सियों से हवा में लटके हम। दूर दूर तक क्या होता है, पानी ही पानी दिखाई देता है, और तेज हवा होती है और रस्सियों से हवा में लटके हम, इसलिए वो डर भी लगता है। यह हम यानी मैं और मेरी पत्नी,
तो वहाँ पे पैराग्लाइडिंग कौन कर रहे थे, लेखक और उनकी पत्नी। दोनों डर भी रहे थे और खुश भी हो रहे थे। दोनों डर भी रहे थे और खुश क्यों हो रहे थे, क्योंकि वो विस्मयकारी दृश्य वो देख रहे थे। मतलब आश्चर्यचकित करने वाला दृश्य उनको दिखाई दे रहा था समुंदर का। डर इस बात का कि छूट गए तो समझो गए, और डर इस बात का लग रहा है कि अगर हम इससे छूट गए, इस रस्सी से, तो गए हम। और खुशी इस बात की कि ऐसा रोमांचक दृश्य पहली बार देखा, सचमुच अद्भुत। और खुशी इस बात की हो रही थी कि यह इस प्रकार रोमांचक दृश्य हमने पहली बार देखा है, और अद्भुत ही दृश्य था वो, बहुत ही देखने लायक। हम यहाँ 4-6 दिन रहे, लेकिन हमारी एक ही दिनचर्या रही। हमारी दिनचर्या रोज क्या क्या उन्होंने किया, तो वो उन्होंने बताया है। सुबह जल्दी उठना, उनकी दिनचर्या क्या थी, सुबह जल्दी उठना, फटाफट नाश्ता करना, और दिन भर घूम फिर कर थक कर शाम को रिसोर्ट आकर थकान मिटाने के लिए पूल में तैरना। क्या क्या करते थे वो दिन भर में? पहले जल्दी उठ जाते थे, सुबह फटाफट नाश्ता करते थे, फिर दिन भर घूम फिर कर थक कर रिसोर्ट पहुंचते थे, और वहाँ पे थकान मिटाने के लिए पूल में तैरते थे। एक दिन कोलवा बीच पर हमने बोटिंग का भी आनंद लिया। एक दिन कोलवा बीच पर हमने बोटिंग का भी आनंद लिया, हम बोट में भी बैठे। यहाँ हमने डॉल्फिन मछलियाँ देखी। यहाँ पे हमने डॉल्फिन मछलियाँ देखी। हालांकि ये छोटी थी, पर बच्चों ने अच्छा आनंद लिया। हालांकि बहुत बड़ी बड़ी होती है, देखो डॉल्फिन मछलियाँ, लेकिन वहाँ की थोड़ी छोटी थी, लेकिन बच्चों ने बहुत आनंद लिया। इस दौरान यहाँ नवरात्रि का दशहरा पर्व मनाने का सौभाग्य भी प्राप्त हुआ, और इसी दौरान हमें नवरात्रि का जो दशहरा पर्व है वो भी मनाने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। उत्तर भारत में जिस तरह हर घर तथा गली मोहल्ले में माँ दुर्गा की घट स्थापना कर तथा लड़कियों द्वारा गरबा कर पर्व मनाया जाता है, ऐसा ही यहाँ भी होता है। उत्तर भारत में देखो गली मोहल्ले में दुर्गा की घट स्थापना होती है, दुर्गा माता की, और लड़कियां गरबा नृत्य करके यह पर्व मनाती है। और इसी प्रकार गोवा में भी ऐसे ही ये नवरात्रि का त्यौहार मनाया जाता है। रावण का पुतला कहीं भी नहीं जलाया जाता है। रावण का पुतला कहीं भी नहीं जलाया जाता है। देखो दशहरे के दिन रावण का पुतला हम जलाते हैं, लेकिन वहाँ पे कहीं भी नहीं जलाया जाता। सुबह से लोग अपने वाहनों की सफाई कर उनकी पूजा करते हैं। यहाँ पे भी महाराष्ट्र में भी हम दशहरे के दिन वाहनों की सफाई करते हैं, उसकी पूजा करते हैं, वैसे ही वहाँ पे भी होता है। और शाम को भगवान की एक पालकी मंदिर ले जाई जाती है। और शाम को क्या होता है, भगवान की एक पालकी मंदिर में ले जाई जाती है। इसके बाद एक पेड़ विशेष की पत्तियां तोड़कर लोग एक दूसरे को देकर बधाई देते हैं। और एक विशेष पेड़ की पत्तियां एक दूसरे को देते हैं, देखो, और बड़ों का आशीर्वाद लेते हैं। तो वैसे वहाँ पे भी होता है। महाराष्ट्र में भी यही प्रथा है। सबकी अपनी अपनी सांस्कृतिक परंपरा है, और सबकी अपनी अपनी सांस्कृतिक परंपरा होती है। त्योहार तो सभी मनाते हैं, लेकिन सबकी अलग अलग रिवाज होते हैं, परंपरा होती है मनाने की उसकी। इतने कम दिनों में मैं गोवा को पूरा देख समझ तो नहीं पाया, पर इतना ज़रूर समझ गया कि पश्चिमी फैशन और सभ्यता में रचा बसा होने के बावजूद यह भारतीय संस्कृति को पूरी तरह से आत्मसात किए हुए है। और वहाँ पे देखो पश्चिमी फैशन, बहुत सारे फॉरेनर्स भी वहाँ पे आते हैं, बहुत सारे पर्यटक अलग अलग जगहों से आते हैं। तो उनकी फैशन और सभ्यता जो भी है, उसके बावजूद यहाँ के जो भी लोग हैं उन्होंने भारतीय संस्कृति को पूरी तरह आत्मसात किया हुआ है। मतलब उनका जो भी पोशाक है उनकी संस्कृति के अनुसार ही होता है। वो दूसरों का अनुकरण नहीं करते। वहाँ का जो भी खाना होता है, जो भी रहना
वो सब बातें लेखक कह रहे हैं कि उन्होंने आत्मसात किए हुए हैं, वो बदले नहीं हैं वहाँ के लोग। पर्यटक फैशन के रंग में कुछ देर के लिए भले ही स्वयं को रंग कर चले जाते हो, लेकिन स्थानीय लोग अपनी सांस्कृतिक परंपरा की उंगली अब भी पकड़े हुए हैं। अपनी संस्कृति को अभी भी उन्होंने पकड़ कर रखा है, अपनी संस्कृति छोड़ी नहीं है। वहाँ पे पर्यटक फैशन के रंग में कुछ देर के लिए ज़रूर रंगते हैं, मतलब ये सब बातें वो देखते हैं, लेकिन उन्होंने वहाँ के जो स्थानीय लोग हैं उन्होंने अपनी संस्कृति नहीं छोड़ी है। अपने जो भी रीति रिवाज है, रहन सहन है, खान पान जो भी है, सांस्कृतिक जो विरासत है वो उन्होंने छोड़ी नहीं है, ऐसा लेखक यहाँ पे कहते हैं। तो देखो इस पाठ में लेखक ने गोवा का जो भी निसर्ग का सौंदर्य है, वहाँ के जो भी अलग अलग स्थान हैं, उसका वर्णन बहुत ही रोचक शब्दों में किया है। और हमें सचमुच ऐसा लगता है कि हम भी उनके साथ में गोवा घूम रहे हैं। तो इस प्रकार उन्होंने अपना अनुभव यहाँ पे व्यक्त किया है। तो यहाँ पे ये पाठ अभी ख़त्म हो गया। तो हमें इस पाठ से क्या सीख लेनी चाहिए कि हमें भी कुछ अगर परेशानियाँ हमारे जीवन में, तो हमें भी पर्यटन करना चाहिए, जो भी निसर्ग के सानिध्य में हमें जाना चाहिए। ऐसे ही गोवा है, वहाँ के प्राकृतिक सौंदर्य देखने लायक है, तो ऐसे स्थलों पर हमें जाना चाहिए। लेकिन बहुत सारी बातें वहाँ से हमें सीखने को भी मिलती है। देखो जैसे कि लेखक को यहाँ पे गोवा में क्या सीखने को मिला कि वहाँ पे पश्चिमी फैशन के लोग बहुत सारे आते हैं, है ना, अलग अलग स्थानों से लोग आते, पर्यटक आते हैं, लेकिन वहाँ के जो स्थानीय लोग हैं उन्होंने अपनी संस्कृति को नहीं छोड़ा है। तो ये बात लेखक ने वहाँ पे सीखी है। तो वही सीख हमें भी लेनी है कि हमारी जो सांस्कृतिक विरासत है उसे हमें नहीं छोड़ना है। तो अभी इसका हम स्वाध्याय देखेंगे। देखो पहला है सूचना के अनुसार कृतियाँ कीजिए, प्रवाह तालिका पूर्ण कीजिए। पहला प्रश्न है प्रवाह तालिका पूर्ण कीजिए। पहला प्रश्न है उसका यात्रा के दौरान लेखक की दिनचर्या। यात्रा के दौरान लेखक की क्या दिनचर्या थी, दिन भर वो क्या करते थे। तो पहला है सुबह जल्दी उठना, फिर उसके बाद फटाफट नाश्ता करना, फिर उसके बाद दिन भर घूम फिर कर थक कर रिसोर्ट लौटना, और उसके बाद थकान मिटाने के लिए पूल में तैरना। इस प्रकार उनकी दिनचर्या थी। आगे है कृति पूर्ण कीजिए। गोवा की ओर आकर्षित करने वाले घटक। गोवा की ओर आकर्षित करने वाले घटक कौन कौन से हैं? वहाँ की प्रकृति, वहाँ की आबोहवा, वहाँ की जीवन शैली और मन तरोताजा करने वाली शीतल हवा। ये घटक आकर्षित करते हैं गोवा की ओर हमें। लिखिए नीले पानी वाला पथरीला कौन सा बीच है? अंजुना बीच। रेतीला तथा उथला बेनालियम बीच। सबसे लंबा बीच कौन सा है? कलिंगुड बीच। और मछुआरों की पहली पसंद कहाँ पे मछलियाँ ज़्यादा पकड़ी जाती है? बेनालियम बीच पर। अभी सूची बनाइए गोवा का प्राकृतिक सौंदर्य दर्शाने वाले वाक्य वहाँ पे हमें लिखने हैं। तो कौन कौन से वाक्य हम लिखेंगे प्राकृतिक सौंदर्य को दर्शाने वाले? हरितिमा से भरपूर, खूबसूरत सफ़ेद रेतीले समुद्र तट, चंद्रमा की चांदनी में नहाया समुद्र, गहरा नीला पानी। तो ऐसे ये प्राकृतिक सौंदर्य बताते हैं यह वाक्य हमें। कृति पूर्ण कीजिए। नवरात्रि तथा दशहरा पर्व में गोवा की अलग परंपराएं। नवरात्रि तथा दशहरा पर्व में गोवा की अलग परंपराएं। नवरात्रि की परंपराएं घरों में, गली मोहल्लों में माँ दुर्गा की घट स्थापना, लड़कियों द्वारा गरबा कर पर्व मनाना। और दशहरा की परंपराएं सुबह लोग अपने वाहनों की सफाई करके उनकी पूजा करते हैं, और शाम को भगवान की एक पालकी मंदिर ले जाई जाती है, और लोग एक विशेष पेड़ की पत्तियां तोड़कर एक दूसरे को देकर बधाई देते हैं और आशीर्वाद देते भी है और लेते भी है। बेनालियम, अंजुना तथा कलिंगुड बीच की विशेषताएं हमें लिखनी है। हर एक बीच की विशेषताएं लिखनी है। पहला बेनालियम बीच उथला और रेतीला है।
यहाँ पे बड़ी मात्रा में मछलियाँ पकड़ी जाती है और मछुआरों की पहली पसंद है बेनालियम बीच। ऐसी विशेषताएं हम लिख सकते हैं। दूसरा है अंजुना बीच। अंजुना बीच गहरा और नीले पानी वाला बीच है। इस बीच के एक और लंबी सी पहाड़ी है। बॉलीवुड की पहली पसंद है। यहाँ कई हिट फिल्मों की शूटिंग भी हुई है। तीसरा है कलिंगवुड बीच। यह काफ़ी रेतीला बीच है। 3 से 4 किलोमीटर तक फैला हुआ है ये बीच। सबसे लंबा बीच जिसको कहेंगे, गोवा का सबसे लंबा बीच है। आगे है सोचिए और लिखिए। देखो यहाँ पे दृश्य ये शब्द दिया है, तो हमें उस दृश्य शब्द का विलोम शब्द भी लिखना है, पर्यायवाची शब्द भी लिखना है, प्रत्ययुक्त शब्द भी लिखना है और उपसर्ग युक्त भी शब्द लिखना है। तो दृश्य का विलोम शब्द क्या आएगा? श्रव्य आएगा। पर्यायवाची शब्द क्या आएगा? दृश्य का नज़ारा। प्रत्ययुक्त शब्द क्या आएगा? दृश्यावली, है ना। और उसका उपसर्ग युक्त, उसको उपसर्ग लगाकर परिदृश्य, ऐसा शब्द वहाँ पे आएंगे। तो इस प्रकार ये स्वाध्याय यहाँ पे इस पाठ का खत्म हो गया। धन्यवाद।